नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उपचुनाव में एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इसका अर्थ ये है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में फिर से दो लड़कों का दम दिखने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने भाजपा को खासा नुकसान पहुंचाया। लोकसभा चुनाव में ये जोड़ी नंबर 1 रही और अब विधानसभा चुनाव में भी जोड़ी जंग लड़ने को तैयार है। भाजपा में जिस तरह आंतरिक उथल पुथल मची हुई है, उसके मद्देनजर ये उपचुनाव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी। फिलहाल उपचुनाव वाली 10 सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी और 5 एनडीए के पास है। इनमें से 3 भाजपा की है। भाजपा की कोशिश अपनी सीटें बचाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी से कुछ सीटें हथियाने की रहेंगी। इधर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करना चाहेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तालमेल हुआ है, उसके तहत समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। ऐसी जानकारी है। कांग्रेस को वो सीट दी जा सकती है जिन पर भाजपा जीती थी। ये सीट है खेर गाजियाबाद और फूलपुर। इनमें से फूलपुर सीट पर कांग्रेस मजबूत है। उधर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल रालोद और निषाद पार्टी भी सीटों की मांग कर रहे हैं। भाजपा गठबंधन में अभी तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। भीतर की खबर यह भी है कि भाजपा दोनों सहयोगियों को एक एक सीट से ज़्यादा देने पर राजी नहीं है, जबकि सहयोगी ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है। देखना है कि सहयोगी दलों की डिमांड भाजपा कैसे पूरी करती है। कहने को ये उपचुनाव है, लेकिन इसके परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव का संकेत देंगे, ऐसा माना जा रहा है। अब इसे देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की टीम उपचुनाव में तैनात की है। आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। पार्टी जो है ये हारे हुए लोगों की जमात है, जो हताशा और निराशा में देश में नफरत के बीज बोना चाहते हैं। अभी इनको अयोध्या में हराया, सीतापुर में हराया और अभी ताज़ा इनको इंडिया गठबंधन ने बद्रीनाथ में हराया। उसी की तरह उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव की सीटों पे मतदान होगा, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस भारी बहुमत से जीतेगा। और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी खोई हुई जमीन वापस कभी नहीं पा पाएगी, क्योंकि देश की जनता जाग गई है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही मालिक होती है। देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कमर कसी है और अपने उम्मीदवार जिस तरह से उन्होंने उतार रहे हैं और जिस तरह से मक्खन चल रहा है, वास्तव में बहुत ही गहन मक्खन के साथ राहुल जी और प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी के नेतृत्व में इस बार उपचुनाव में हम लोग मैदान में हैं। वहीं लोकसभा की अगर देखते हुए जिस तरह से भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, जो 30 मंत्रियों का एक पैनल बनाया है, जिसमें अहम बात यह है कि माननीय जगदीश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को जगह नहीं मिली है। ये बहुत ही सोचने की बात है। आखिर ऐसा क्या था योगी जी के दिमाग में जो उनको बाहर रखा, 30 मंत्रियों का पैनल अलग बनाया और बहुत ही चिंतन का विषय वो कर रहे हैं। जिस तरह से लग रहा है कि उनको हार का पूरा भय है। इस उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दो लड़कों की जोड़ी पुनः मैदान में उतर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में छोड़ करके इसके बाद कहीं कोई आधार नहीं है। लेकिन चूंकि वह अपना आधार हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी उनको एक समय दिख रहा है, तो वह उसकी अपनी सीटें मांग रहे हैं। 10 उपचुनाव में से 7 सीटें विधानसभा में समाजवादी पार्टी अपनी पहले ही फिक्स कर चुकी है। 3 सीटों पर संभवतः कांग्रेस जाएगी। जो इन्होंने, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, तो जो इस प्रकार से इन्होंने भ्रम फैला के कि संविधान खतरे में है, लोगों को बरगलाने का जो काम किया, झूठ परोसा, झूठ फरेब किया, अब वो कलई खुल चुकी है। अब वो कोया ना यहाँ शगुफा लाते हैं, लेकिन जनता का विश्वास इन पर से उठ चुका है। चलिए, तो आपने तमाम बयान सुन लिए। उपचुनाव में अभी फिलहाल थोड़ा समय जरूर है, लेकिन तैयारियां चल पड़ी हैं। जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति है, जिन पर ज़मीन पर काम शुरू कर दिया गया है। पर किसकी रणनीति में दम है और जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनसे कितनी सीख ली है पार्टियों ने, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। चलिए, आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रही हैं पल्लवी सिंह, मलिक जावेद अंसारी साहब कांग्रेस से, चंचल यादव समाजवादी पार्टी से और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पल्लवी जी, आप ही के पास आता हूँ। बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, ख़ास तौर से ये उपचुनाव अचानक से पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। खास तौर से जो हालिया चुनाव में जो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में, वो वैसे नहीं रहे जैसा बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो क्या ये जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी दबाव में है कि अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो एक गलत मैसेज जाएगा?
दबाव जैसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसको सीरियसली लेती है। और लोकसभा इलेक्शन अभी खत्म हुए थे, ये विधानसभा इलेक्शन है जिसमें उपचुनाव होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी चुनाव उसके लिए गंभीरता का विषय है। और एक ऐसी पार्टी है जो जीतने के बाद भी समीक्षा करने में विश्वास रखती है, और हारने के बावजूद भी। तो यहाँ पे हमारी कुछ सीटें कम आई हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार ने जीत हासिल की है और तीसरी बार सरकार बनाई है। और अभी ये विधानसभा इलेक्शंस हैं, और इसमें हमारी जो सीटें कम आई थी, बिल्कुल हम उसमें पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं, और हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। सभी जो 10 सीटें हैं उन पे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है, साथ ही साथ पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। तो पूरी तरीके से 10 सीटों पे हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरी 100% हम अपनी उसमें दे रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि हम इसमें पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे और 10 सीटों पे जीत कर निश्चित निकल रूप के से आएंगे। पल्लवी जी, आपने टीम बनाई है मंत्रियों की, उनको उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी जरूर सौंपी है, लेकिन हाल फिलहाल में जो नतीजे आए चुनाव के, उसके बाद तो आपके पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि अधिकारी हमारा साथ नहीं देते हैं, वही हमारे खिलाफ चल रहे हैं। देखिए, जो भी चिंतन अभी भी आपने देखा होगा कि 4 जून को नतीजे आए, उसके बाद से ही बैक टू बैक क्या परिणाम रहे, किस वजह से सीटें हमारी कम आई, उसमें मंथन चिंतन शुरू हो चुका था। तो जो भी चीजें निकल के आई हैं सामने, चाहे वो जैसी भी चीजें हो, चाहे वो जो भी दुष्प्रचार हो, आरक्षण को लेके, रिजर्वेशन, जो सबसे ज्यादा जिसकी वजह से फर्क पड़ा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, इस तरीके का जो दुष्प्रचार फैलाया गया है उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको शायद सीरियसली ले लिया, और शायद हमारे कार्यकर्ताओं को ने उस चीज को हम लोग कम नहीं कर पाए, उस चीज को हम पल्लवी अवॉइड नहीं इससे करा पाए। पहले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को कहीं ना कहीं बीजेपी हल्के में ले रही थी, लेकिन नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला है। इस बार बीजेपी ये गलती नहीं करना चाहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले ही कहा, जी। हमारी जो प्रतिस्पर्धा है या हमसे खुद है, हमें खुद जो हमारी पिछली बार सीटें आई थी, उससे सीटें हमारे लिए खुद एक चिंता का विषय है, जो हम उस पे जी जान लगा रहे हैं, उस पे मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारी सीटें कम आई हैं उस पे हम जीत कर आए। यदि मैं पिछली बार की बात करूं, तो ये जो 10 विधानसभा सीट हैं, इनमें से 5 सीटें जो थी वो एनडीए परिवार के पास थी, और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ थी। परंतु अभी हम पूरी तरीके से मैदान में है कि 10 की 10 सीटों पे हमने तैयारी शुरू कर दी है। ये हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि 2 लोग अखिलेश साथ आ यादव रहे की हैं कि करहल नहीं। की सीट भी आप जीत लेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमने तैयारी शुरू की है, 5 सीटें हमारे पास ऑलरेडी थी। बिट एम्बिशियस आई मस्ट से। अब चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If you मलिक are जावेद जी, if you are into elections, I'm not saying that I'm ambitious we are, but yes, we are trying our best to get more and more seats. श्योर। Yeah. मलिक जी, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छी खबर अब तक उत्तर प्रदेश से आई है, लेकिन ये जो नतीजे अभी तक आए हैं, जो मैसेजिंग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहुंचाने की कोशिश हो रही है, उसको और अच्छे से स्थापित करने के लिए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बिल्कुल करेंगे, और धर्म के जो नकली ठेकेदार बन के घूम रहे हैं उनको अयोध्या में भी हराया है, अभी बद्रीनाथ में हराया है, और सीतापुर भी हराया है, चित्रकूट भी हराया है, रामेश्वरम भी हराया है, नासिक भी हराया है। तो जो भी धर्म का धंधा बनाएंगे उनको जनता हराएगी, और हम मिलके जनता का साथ देंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। पल्लवी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि संविधान खत्म हो गया, इसका दुष्प्रचार किया। नहीं, दुष्प्रचार नहीं किया, सच्चाई बताई है। संविधान ऑलरेडी खत्म हो गया है। कैसे हो गया है कि नौकरियां जब सरकारी जो कंपनियां थी, पीएसयूज थी, उनको बेच के खा गई है सरकार, तो नौकरियां है ही नहीं, तो आरक्षण खत्म हो गया। तो संविधान जो है आरक्षण का एक मजबूत स्तंभ था जो आरक्षण की वकालत करता है, तो आरक्षण खत्म कर दिया, तो इसका मतलब संविधान खत्म कर दिया। तो अब ये थोड़ी है कि संविधान केवल किताब रखने से संविधान होता है, इसको अगर लागू नहीं करेंगे तो संविधान खत्म है। हम झूठ नहीं बोलते, हम धर्म के रक्षक हैं। तो और क्या ये जो नेगेटिव मैसेजिंग की पॉलिटिक्स है यही चलते रहेगी? बिल्कुल नहीं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। पहले भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, आज भी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर गौर करें सर, लोकसभा चुनाव में ज्यादातर अगर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इवन बीजेपी एज वेल,
नेगेटिव मैसेजिंग की जो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरह का खतरा बताया उन्होंने एक समुदाय को लेकर, वही दूसरी तरफ आप आरक्षण का खतरा बता रहे थे, आप तमाम तरह के, तो एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव मैसेजिंग या कह लीजिए कि पॉजिटिव आइडियाज़ पे इलेक्शन लोकसभा का हुआ नहीं। लेकिन क्या अब एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? हमने नौकरियों की अपने बात होगी, आगे बढ़ने की, ये जो संविधान आरक्षण से ऊपर आकर हमने चुनाव न्याय पत्र पे लड़ा है। न्याय पत्र 5 गारंटी देता है, चाहे वो महिलाओं की हो, मजदूरों की हो, किसानों की हो, चाहे युवाओं की बात करता हो। ये जो दुष्प्रचार क्या है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किया है, वो तो मुजरा, गाय, मंगलसूत्र, भैंस, क्या क्या नहीं लेके आए। मुद्दे भटकाने का काम भाजपा करती है और भाजपा आज ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी बन के रह गई है कि मंदिरों से भी सोना चोरी हो रहा है। 228 किलो सोना चोरी हो गया है। जो देश के सबसे बड़े धर्मगुरु है शंकराचार्य जी, वो उन्होंने बताया कि चोरी हो गया है। और इनकी डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, तो इनको जवाब देना होगा कि जो नकली ठेकेदार बन के जल्दी से पल्लवी जी जवाब दीजिए, इसके बाद में ऊपर क्या कार्रवाई हो रही जवाब देना चाहूंगी। जावेद जी ने बोला कि रिजर्वेशन, आपसे पूछना चाहूंगी कर्नाटक में क्या हुआ? आपने कहा किसका रिजर्वेशन किसको दिया? तमिलनाडु, आप तो इस पूरे देश में, यदि आप जीत जाते तो पूरे देश में आप यही लागू करना चाह रहे थे। और आप स्कैम की बात कर रहे थे, कर्नाटक में आप बहुत अच्छे स्कैम्स कर रहे हैं, चाहे वो मुद्रा स्कैम हो 5000 करोड़ का, वाल्मीकि स्कैम हो 180 करोड़ का, राइस स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, और उसके बाद इंदिरा, जो आपकी इंदिरा कैंटीन चलती थी, उसको बंद कर दिया गया। और आपने क्या बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, और कांग्रेस के नेता ही लंबोर्गिनी खरीदते हैं उससे 3 करोड़ एंड अबव की। और इसके बाद आप सुनिए, कर्नाटक में आपकी सरकार है ना, आपने वहां पे वाटर टैरिफ हाइक कर दी, पेट्रोल डीजल हाइक कर दी, मिल्क प्राइस हाइक कर दिए, बस का फेयर बढ़ा दिया। उसके बाद सुनिए, आप लोग बहुत, आप कहते हैं कि आप दलितों का बहुत ध्यान रखते हैं। भाई मुझे बुलाया बोलने के लिए कि सुनने के लिए बुलाया केवल? चंचल जी, ठीक है चंचल जी, अभिषेक जी मुझे बुलाया बोलने के लिए कि मेरे जवाब क्या दे पाएंगे? पहले मुझे बुलवा तो लो आप। कुछ सेकंड्स होंगी, ठीक है, कुछ मैं आपको बस आंसर दे रही हूँ। ये जवाब नहीं दे रही है, अपनी कहानी बता रही है। इसके बाद बताने दीजिए, जवाब दे रहे हैं। SC/ST की बात कर रहे हैं आप। अभी आप लोगों ने बोला था कि गवर्नमेंट असिस्ट करेगी जो बाहर पढ़ने जाएंगे PhD करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, SC/ST बच्चों को, स्टूडेंट्स को। कहाँ गया वो? आपकी तो फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो स्कीम थी वो भी आपने कैंसिल कर दी। तो आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? आपने तो बता दिया। इस पे जवाब लेंगे जावेद जी से जरूर, लेकिन उससे पहले चंचल जी जवाब देना चाहेंगे कुछ? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, बस 1 मिनट में जवाब दे दूंगा मैं। अभिषेक भाई नहीं, अभी जवाब के पास आऊंगा। चंचल जी आप बोलिए। चंचल जी आप बोलिए। 1 मिनट जवाब दे दूंगा। फर्स्ट राउंड आप 2 राउंड दिया करें आप। अभिषेक जी देखिए, अभी बहन पल्लवी जी ने कई सारी बातें रखी हम लोगों के सामने। इन्होंने कहा कि समीक्षा करते हैं हम, तो सबसे पहले तो इनको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो ये वो लोग हैं जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं। इनकी पार्टी का एक विधायक इस बात का जिक्र करता है कि मेरी हत्या हो सकती है। सोचिए, आम जनता की तो बात ही छोड़ दो आप, आम जनता की, विपक्ष का तो सोचो मत आप उनके क्या हालात है। लेकिन इनकी पार्टी का एक विधायक इस बात के लिए डरा हुआ है, जो वाई शिरडी सुरक्षा में है, तो इस बात का जिक्र करता है कि मेरी हत्या हो सकती है। दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करी, भ्रष्टाचार की आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होगी, अभी आपने देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन ये प्रवक्ता बताएं कि मोती सिंह ने कहा, मोती सिंह कोई सामान्य नेता नहीं है, बीजेपी के 3-3, 4-4 बार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा अपने पूरे राजनीतिक काल में, पूरे जीवन काल में इतनी भ्रष्ट, इतनी करप्ट सरकार कोई हमने नहीं देखी अभी तक। और दूसरी बात, थाने से लेके पुलिस से लेकर के लेखपाल, कानगो, कचहरी, सारे के सारे डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जननी बन गई आज स्वयं। दूसरी बात, आप सोचिए, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी ने भारत का नाम डुबोने का काम किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 18 घंटे मेहनत करते हैं। पूरी दुनिया में चंदा लो धंधा लो का नारा जो टॉप ट्रेंडिंग रहा इंटरनेट पे, पूरी दुनिया में लोगों ने मजाक बनाया कि जो हिंदुस्तान की छवि थी उसको प्रधानमंत्री जी ने चंदा लो धंधा लो के नारे पर बुलंद किया। और सोचिए, ये वो लोग हैं
जो गाय माता को माता मान के पूजा करने की बात करते हैं, दिखावा करते हैं। हम लोग तो गौपालक लोग हैं, गाय पालते भी हैं, जानते भी हैं, और हम लोग दिखावा नहीं करते। लेकिन ये वो लोग हैं जो स्लाटर हाउस से चंदा खाने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, मुद्दे से क्या भटक नहीं रहे हैं? अभिषेक भाई मेरी बात तो आ जाने दीजिए। बेरोजगारी की बात नहीं होनी चाहिए, अभिषेक भाई मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं होनी चाहिए। अभी भी हम गाय नहीं, अभिषेक भाई मेरी बात आ जाने दो, चीजों पे उलझे रहेंगे। अभिषेक भाई आपने बीजेपी के प्रवक्ता को 2 बार टाइम दे दिया, मुझे 1 बार टाइम दो, वो पूरी बात आ जाने मेरी। दूसरी बात, हम लोग जनता के प्रमुख मुद्दे जो है, जन समस्याएं हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए। और महंगाई सबसे बड़ा, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, जो किसानों की लागत आय दोगुनी करने की बात करते थे, उन्होंने लागत दोगुनी कर दी। अभी ये पल्लवी जी शायद हो सकता है इनको खेती के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज एक बीघे धान की रोपाई से लेकर निराई गोड़ाई तक का जो खर्चा है, तकरीबन 22 से 25 हजार रुपए का खर्चा है दोस्त। और आपको ये शायद इनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, उनकी लागत दोगुनी हो गई। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो है पूरे हिंदुस्तान में इस बात का जिक्र किया कि जो है हम जो है आदर्श गांव बनाएंगे, शहर बनाएंगे, बड़े-बड़े काम करेंगे। लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय जो नैरेटिव चला था उत्तर प्रदेश में, उसी नैरेटिव पे उपचुनाव होगा। कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, गंगा साफ हो जाएगी, लेकिन उन सब बातों पे चर्चा भी नहीं करना चाहते। ठीक है, एक सवाल है आपसे। समाजवादी पार्टी का जब विस्तार हुआ, वहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक बार फिर उसी पार्टी के साथ कांग्रेस का विस्तार हो रहा है। मेरा सवाल वही है कि डजंट मेक यू मच अनकंफर्टेबल कि एक तीसरी पार्टी एक बार फिर से उपज रही, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी हाशिए पर जा चुकी है, उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुकी है, वहीं पर कांग्रेस का विस्तार हो रहा है। डजंट ये थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था समाजवादी पार्टी? देखिए, कांग्रेस हमारा घटक दल है, हमारे साथ तो इंडिया गठबंधन का परिवार है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, हमारा इंडिया गठबंधन का परिवार है और हम सब लोग बढ़ रहे हैं, और हम सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके इन फिरका परस्ती ताकतों को, जिन लोगों ने केवल धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया, केवल बांटो और राज करो की नीति पे काम किया, आज ये तो अमन चैन पता चलेगा कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है इस उपचुनाव में। इनका तुगल की फरमान है, से भी साबित होगा। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगा। दुकानदारों के सामने दो गठबंधन जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, अलग अलग बांटने की जो साजिश की है, उन सब चीजों के खिलाफ सवाल है कि दो गठबंधन चुनाव लड़ने वाले हैं, जनता के साथ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। और एनडीए में भी अब हम देख रहे हैं कि थोड़े सुर बदले हैं, आरएलडी के साथ और तमाम दूसरे दलों के साथ जो है सीट शेयरिंग की बात हो रही है। वही दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर एनडीए में अपर हैंड बीजेपी के पास है, तो इंडिया में समाजवादी पार्टी के पास। तो किस तरह से देख रहे हैं सीट शेयरिंग को, कौन ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए अभिषेक जी, लोकसभा के चुनाव 2024 में सबके सामने स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, और आज तक वो समीक्षा कर रहे हैं और अभी कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया। लेकिन लोकसभा के बजट सत्र के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा निर्णय होने जा रहा है संगठन और सरकार में। और जहां तक 10 उपचुनाव की बात है, सारी पार्टियां का ध्यान उसी पर लगा हुआ है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव एक सामने है। उसके पहले कुछ राज्य हैं जहां पे यही 2 लड़कों की जोड़ी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, चाहे वो आपका हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, आज समाजवादी पार्टी के सारे जीते सांसद 37 सांसद मुंबई में एकत्र हुए और वहां महाअघाड़ी की नींद उड़ गई शिवसेना की कि अगर यहाँ समाजवादी पार्टी आ गई 15 सीटें मांग रही है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये कांग्रेस अपने पास से दे। उन्होंने कहा ये मुंबई मेरा है, शिवसेना का। संजय उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने ये बात कही, तो वहां भी खटपट शुरू हो गई। अब उत्तर प्रदेश की अगर प्रदेश में हम लोग बात करते हैं, तो अभी ये 10 लोकसभा 10 बाई इलेक्शन है जो विधानसभा के, उसमें तो ये सीट शेयरिंग हो गई है, 7 और 3 का रेशियो मान दिया गया है और वो मैदान में आ रहे हैं। 5 सीटें समाजवादी पार्टी की जो थी, उसमें सबसे बड़ा मिल्कीपुर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो एक करारी हार अयोध्या से हुई है, वो मिल्कीपुर से वहां जो उनके सांसद जीते हैं, सिटिंग एमएलए, वो अपने बेटे को उनको टिकट दिया जा रहा है, वहां कम मार्जिन से वो सीट निकली थी। और वो भारतीय जनता पार्टी हर सूरत में मिल्कीपुर सीट के साथ साथ 9 सीटों का जीतने का दावा कर रही है, करहल सीट को छोड़ के। और ये बाई इलेक्शन होता है, ये सत्ता पक्ष का होता है, और ये जो इलेक्शन होता है, ये भारतीय जनता पार्टी
इसमें प्रभात जी, नेटवर्क ये बात बहुत कॉमन माना जाता है इस बात को, आपने जो कहा कि जिसकी सरकार होती है उसका पलड़ा राज्य में तो भारी होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा उसके बाद तो बहुत हैरानी होती है, इस बात को लेकर थोड़ा विश्वास नहीं कर पा रहे। मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि आपने अभी कहा कि मंथन हुआ, कार्य समिति जो बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई उसमें किस तरह के बयान आए हमने वो देखे। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली सरकार की विचारधारा को मानते हैं, वो हमारे साथ काम ही नहीं कर रहे, वो इतना बुरा काम करते हैं कि वोटर जो है बीजेपी से छिटक रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हारे क्यों आखिर। देखिए अभिषेक जी, ये तो तय है कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ बहुत ज्यादा और सरकार की तानाशाही रवैया से कार्यकर्ता तो वो ताकत भी तो सरकार ही दे रही है ना उन्हें। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के ऊपर वही का ब्यूरोक्रेसी हावी हो गया? नहीं अभिषेक जी, देखिए ब्यूरोक्रेसी तभी हावी होती है जो वहां का मुखिया चाहता है। योगी आदित्यनाथ खुद चाहते हैं, जब मोदी जी ये कहेंगे योगी आदित्यनाथ से कि जीरो टॉलरेंस पे काम कीजिए। जीरो टॉलरेंस क्या होता है आज की तारीख में राजनीतिक दलों के साथ? जीरो टॉलरेंस क्या होता है मुझे बता दीजिए। जो पार्टी सत्ता में है या सत्ता में आना चाहती है, राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल क्या समाज सेवा करने आए हैं क्या? मैं खुल के बोल रहा हूं आपको, अगर ये समाज सेवा करने की भावना होती किसी भी राजनीतिक दल की तो हम मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस। कोई भी सरकार होती है, सत्ता का चरित्र हर पार्टी के लिए वही होता है, चाहे आज जो विपक्ष में हो जो सत्ता में हो। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी हावी हुई, उसके साथ अभी आत्मंथन करके ये टीकरा कहीं और फोड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष में टीकरा फूट जाएगा, मुख्यमंत्री को बचा दिया जाएगा, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, वो सब अपनी जगह अलग है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो अलायंस है, ये अलायंस क्या 2027 तक चल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो उपचुनाव में होगा ये अलायंस, लेकिन सिमिलर वोट एक है। ये प्रयोग आपको भारतीय जनता पार्टी के को हराने के लिए यूपी में ठीक है, आपने सवाल उठाया। मैं चंचल जी जल्दी से जवाब चाहूंगा, समय बहुत सीमित है, मुझे एक सवाल पल्लवी जी से भी पूछना है, जल्दी से। जी अभिषेक जी, मैं जवाब देता हूँ। प्रभात जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इन्हें महाराष्ट्र की फिक्र है कि वहां पे सपा के लोगों का स्वागत हो रहा है, इनको चिंता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 6 पार्टियों से गठबंधन है, इनको फिक्र नहीं है। आरएलडी का बयान अलग आ रहा है। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है कि बीजेपी में पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। और आपने संजय निषाद ने आपने स्पष्ट कहा, आपने बयान उनके सुने होंगे, वो भी कह रहे हैं कि लेकिन त्रिपाठी जी को सुन लीजिएगा, मेरी बात आने दीजिए एक मिनट। त्रिपाठी मेरी बात आने, त्रिपाठी जी, अरे त्रिपाठी जी मुझे पता है, त्रिपाठी जी मुझे पता है दुकान पल्लवी त्रिपाठी जी मेरी बात आने दो पहले आप। देखिए पार्टी के अंदर मतभेद तो होते ही है, प्रभात जी ने जो बात की उसमें कोई दुराय नहीं है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सीट शेयरिंग को लेकर अनबन होती है। ठीक है अभिषेक जी, देखिए मेरे पास समय बहुत सीमित है जी, जल्दी से। त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे हैं, मैं इनको कई सारे चैनलों पे सुनता रहता हूँ। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पे केवल जो है वो अपना एजेंडा। मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि अगर बात विपक्ष गठबंधन की हो रही है तो आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी बंगाल में हम देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी की हालत क्या हो रखी है। वो लोकसभा में सफलता दिला नहीं पाए, उपचुनाव में भी नहीं दिला पाए। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं किस तरह के हालात अजीत पवार के हो रखे हैं। तो इस तरह की हालात दिख रहे हैं गठबंधन के अंदर ही। जो पार्टी आपके साथ आई थी वो नतीजा दे नहीं पा रही जो उन्हें देना चाहिए था, और अब आपस में टकराव देखने को मिल रहा है। एक और चीज, जो हालिया फैसला लिया गया मुजफ्फरनगर में नाम लगाने को लेकर, उसको लेकर आप ही के गठबंधन एलजेपी, जेडीयू, आरएलडी सब सवाल उठा रहे, उसका विरोध कर रहे हैं कि इसे खारिज करना चाहिए। दे आर पुटिंग क्वेश्चन ऑन यू। हैसियत खत्म करने में बीजेपी की हैसियत खत्म हो रही है। पल्लवी जी आपसे जवाब चाहता हूं। नहीं चंचल जी, ठीक सर, आप आपस में मत लड़िए। पल्लवी जी जल्दी से जवाब चाहूंगा इस पे। अरे जिस गंगा में बहाना चाह रहे मुझे बताएं। बहुत शोर था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। चलिए ठीक है, वैसे भी समय अब इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट शेयरिंग है उस पर तो खैर अब आंकड़े स्पष्ट होने लगे हैं, लेकिन 10 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि जहां एक तरफ ये बीजेपी के लिए अब एक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है लोकसभा के नतीजों के बाद, तो वहीं ये दबाव इंडिया गठबंधन पर भी है कि जो सफलता उन्हें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली है वो उसे आगे भी सस्टेन करें, ताकि जो नैरेटिव अभी क्रिएट किया उन्होंने उसका फायदा उन्हें आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सके। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।